Hello students, I'm Dr. Kiran Mave and I have done my masters from BHU and I did my PhD from IIT Roorkee. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास से और उसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन अभी केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री हम सबको पता है इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि भाई मैटर के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, उसे सिंथेसाइज कैसे किया गया है और ये किस तरह की रिएक्टिविटी शो करेगा, किस तरह की रिएक्शंस करेगा। ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेन रेफरेंस जो है हमारा इस वीडियो का वो हमारा एनसीईआरटी की बुक्स होंगी आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा ये मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो वो सब के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो केमिस्ट्री का एक बहुत वाइड एरिया है एप्लीकेशंस का, कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री टू डीलिंग विद द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स और एनवायरमेंटल इश्यूज, और हमारे डेली हाउस होल्ड में जो चीज़ें हैं जैसे कि सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब हमारा सब केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम मैटर से। तो मैटर क्या है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैटर इज द एनी सब्सटेंस विच हैज ए मास एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आपका इस बुक में अंडरलाइन किया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में। एनी सब्सटेंस विच हैज ए मास एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब मैटर जो होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट्स कौन सी आपकी, वही सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर वो सॉलिड बना है, वो क्लोजली बाउंड होते हैं। उनके बीच में क्या होगा, क्लोज अट्रैक्शन होगा और उनका मूवमेंट थोड़ा क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी एक डेफिनेट शेप होगी और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ ये अंडरलाइंड है। नेक्स्ट क्या है आपका, लिक्विड। लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि आपके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ बाइंडिंग तो है, अट्रैक्शन है, वो क्लोज है, उनमें मूवमेंट भी है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट डेफिनेट शेप नहीं होगी। तो डेफिनेट शेप हम क्या लेंगे, फिर जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वो उसकी शेप अटेन कर लेगा। और गैसेस का क्या है कि गैसेस की कोई ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम। जो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, ये आपस में क्या है बच्चों, इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल कैसे, कि सॉलिड को आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में। लिक्विड को फर्दर हीट करोगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसको रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि रिवर्स वे में जाएंगे आप, तो गैसेस को लिक्विफाई करो और कूल डाउन करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, और लिक्विड को फर्दर करो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो हमारा मैटर है, अब इस मैटर को, अच्छा बच्चों, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इसमें से कोई न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं आएगा जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बट ये क्या है, आपकी बेसिक आपकी नॉलेज है केमिस्ट्री की। ये जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या एलिमेंट्स यूज़ होगा, मिक्सचर यूज़ होगा, और एटम्स यूज़ होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, AMU वगैरह, ये जब यूनिट्स यूज़ होंगी, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, ये सब केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं है, ये मोस्टली बच्चे ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका फास्ट रिविजन करा देंगे। ठीक है, मैटर पढ़ लिया, क्या है, 3 स्टेट्स होती है मैटर की, वही सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब नेक्स्ट क्या है कि मैटर को हम ब्रॉडली 2 वेज में कैटेगराइज कर देते हैं। कौन से, कि भाई मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। तो नाम से पता चल रहा है प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है कि जिसके कांस्टेंट पार्टिकल सेम टाइप के हों, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक डेफिनेट रेशो में हो। ठीक है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है आपके प्योर सब्सटेंसेस का। वहीं मिक्सचर क्या है, नाम से पता चला मिक्सचर है, तो ये 2 और मोर देन 2 टाइप के आपके प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है मिक्सचर। और उसका मेन पॉइंट क्या है कि इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता, कोई डेफिनेट रेशो नहीं होता है। अब मिक्सचर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा, जिनके कंपोजिशन होगा उस सॉल्यूशन का थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहे। जब आपके जो कांस्टेंट है होमोजीनस मिक्सचर में, उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहे, वो होगा होमोजीनस सॉल्यूशन। जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनस में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल क्या है कि भाई आपने शुगर को और सॉल्ट को मिला दिया, और ग्रेन के अंदर आपने डाल दिया, क्या डाल दिया,
कुछ भी डाल दो, पल्सेस डाल दो, ठीक है, वो क्या होगा आपका हाइड्रोजनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली प्योर सब्सटेंसेस को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के आपके कांस्टेंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है एटम्स, जैसे कि आपका एलिमेंट कौन कौन से, सपोज कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों क्या होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे कि आपका सिंपल है सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ आपके जो होते हैं एलिमेंट्स वो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम्स मिलके क्या बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। और दूसरा क्या है हमारा कंपाउंड। तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होगा कि आपके अलग अलग एटम्स मिलके क्या बनाएंगे एक कंपाउंड बना देंगे, एक मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया है कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना दिया CO2 बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका एग्जाम्पल एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा मैटर है हमने स्टेट्स पढ़ ली, इसकी कैटेगरीज पढ़ ली, सब डिवाइड कर दिया है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हर मैटर क्या होगा एक अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपका भाई उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या कलर है, कैसा दिखता है, ऑर्डर कैसी है, स्मेल कैसी है, मतलब ऑर्डर स्मेल सेम ही है। देन उसका केमिकल नेचर कैसा है, कैसा रिएक्टिविटी वो शो करता है। अब जो इनकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स रखी हैं। तो हमारा क्या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और आपका फिजिक्स में भी आता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनको कैसे डिनोट करते हैं वो भी दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल l से, मास को m से, टाइम को t से, टेम्परेचर को कैपिटल T से करते हैं, और करंट को कैपिटल I से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से, ठीक है। अब इनकी यूनिट क्या है, तो आप सोच रहे हो यूनिट क्या होती है कि सपोज आपके पास एक टेबल है, ठीक है। अब उस टेबल की हमने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर लेंथ है इसकी, अब आपको कोई बताया ना क्या लेंथ, आप बोल दो बस 1 है इसकी। तो 1 क्या है भाई, 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 1 फुट है, तो टेबल की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। तो जो हम फुट, सेंटीमीटर और ये यूज कर रहे हैं टर्म मीटर, वो कहलाती है उसकी यूनिट, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट हम SI सिस्टम में क्या लेते हैं मीटर, मास की लेते हैं किलोग्राम, टाइम की लेते हैं हम सेकेंड, करंट की लेते हैं हम एम्पियर, और टेम्परेचर की केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किससे प्रेजेंट करते हैं SI यूनिट में मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है हमारी कैंडला है, ठीक है बच्चों। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं आपको जो आने चाहिए कि भाई डेसी कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर, सेंटी -2 मीटर, 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻3। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, और भी आपके एटो, जेप्टो, एप्टो। इसी तरह डेका, हेक्टा, वो पॉजिटिव में टर्म्स आ जाएंगे, इनको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप पढ़ चुके हैं बट फिर भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में यूज होंगी और फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको दूसरा क्या रखना है कि इनका यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है कि सपोज आपकी जो गिवन आपकी कुछ क्वांटिटीज हैं वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है, SI यूनिट में है, और आपको जो दूसरी दे रखी है, दूसरी यूनिट दे रखी है वो सपोज CGS सिस्टम में है, तो आपको सेम यूनिट यूज करना है, सेम सिस्टम यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों मास और वेट। तो मास तो आपको पता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस में टोटल मैटर कितना है वो उसका क्या आएगा मास हो जाएगा, और वेट आप पढ़ते हो ऑलरेडी। वेट क्या होता है कि भाई जब ग्रेविटी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसको वेट बोल देते हैं, भाई मास इंटू ग्रेविटी पढ़े फिजिक्स में। लेकिन बच्चों केमिस्ट्री में आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी फैक्टर यूज नहीं होगा, आपको मास और वेट सेम ही ले लेना ऑलमोस्ट, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है कि ये जो हमारा मास है उस मास को हम किस में यूज डिनोट करते हैं kg से इन SI सिस्टम। लेकिन क्या है कि भाई जो रिएक्शंस हम लगाते हैं ना इतने लार्ज स्केल पे नहीं लगाते हैं, हम बहुत स्मॉल स्केल पे लगाते हैं, तो मे बी ग्राम में ले लें या फिर हम मिलीग्राम में भी ले सकते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन का गलती हो सकती है बच्चों से इनिशियल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कैसे लेंगे हम, लेंथ का क्यूब लेते हैं, लेंथ क्या है मीटर SI सिस्टम में, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा।
और हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम को हम लेते हैं 1 लीटर के अकॉर्ड भी लेते हैं, कुछ रिएक्शन से, मोस्टली रिएक्शन हम लीटर में ही लेते हैं। तो उसे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत याद रखने की ज़रूरत है, ईजी हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपसे मिस्टेक होगी और आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारी डेंसिटी है। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये रहा, डेंसिटी है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किस में है, किलोग्राम में, और वॉल्यूम किस में लिया हमने, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन हमने फिर पहले बताया था आपको कि भाई इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं हम, तो क्या लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर हम जनरली किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, या एसआई सिस्टम में किस में यूज़ करते हैं, केल्विन में। ठीक है, अब जो हमारा स्केल होता है टेम्परेचर हम किस में यूज़ करेंगे, डिग्री सेल्सियस, केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होगा वो हम लेंगे 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में लेंगे 32 to 212। ठीक है, ये हम लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चों इनमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर भी है, इंटर कन्वर्जन भी करना पड़ जाता है कई बार क्वेश्चंस में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ दो तो वो केल्विन में आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको, बहुत सिंपल है, कुछ नई चीज़ें यूज़ नहीं हुई है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशंस। देखो बच्चों, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं हमारे, ठीक है, इनका मास बहुत कम होता है, और ये इनका अमाउंट क्या होता है, नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम लिखेंगे भाई 6.6020000, या बहुत ज़्यादा लार्ज बड़ी क्वांटिटी हम लिख देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो हम उसको क्या सिंप्लीफाई वे में किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है, क्या है कि वो 65200 है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, तो कितनी पावर जाएंगी, 10⁻⁴। अच्छा, कुछ बच्चों को ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाला जो है उसकी भी प्रॉब्लम आती है, उन्हें लगाना नहीं आता है। तो देखो सिंपल लेके चलते हैं कि 412 है आपके पास, ठीक है, आपको 2 डिजिट यहाँ लेके जाना है लेफ्ट साइड, तो 4.12, और पावर किस में चली जाएगी आपकी, पॉजिटिव में, 10 की पावर 4। ठीक है ना, अब 0.031, ठीक है, अब ऑलरेडी पॉइंट्स में है, अब हमें कहाँ लेके जाना है, राइट साइड, तो 3.1 कितने डिजिट का वो शिफ्टिंग हुई है, 2, तो 10⁻²। समझ में आया है, लेफ्ट और राइट का है, ध्यान रखना, बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब बच्चों क्या है कि ये जो टर्मिनोलॉजी, चलो हमने एक्सपोनेंशियल फैक्टर में फॉर्म में यूज तो कर लिया भाई, 10⁻⁴ लगा दिया, -2 लगा दिया, बट इनको अगर हम कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनको कैसे करेंगे। सिंपल को तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो सपोज आपके पास यही है, मान लो कि 4.12 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, इसको आपको इस क्वांटिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3.1 इंटू 10⁻²। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, जो आपकी पावर होती है बच्चों वो ऐड हो जाएगी, तो 4.12 इंटू 3.1, ये जो भी क्वांटिटी आई आपकी। दूसरे क्या है, मेन आपको प्रॉब्लम आएगी किसमें, पावर में प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनिशियली आपको लग रहा है, तो क्या होगी, वो ऐड हो जाएगी, 10⁻⁴ प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो भी क्वांटिटी आए इंटू 10⁻² प्लस 2। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते, डिवाइड कर देते, सपोज 4/2, ईजी कर लेते हैं थोड़ा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻², ठीक है, तो ये तो 2 हो गया सिंपल। अब ये क्या है, 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा तो -2 से क्या हो जाएगा, +2, ठीक है ना। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इजी है बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट है हमारा, ये रहा, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी समझाया गया है
कि 5.6 इंटू 10⁵ और 6.9 इंटू 10⁸ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, वो आपका इसमें दिखाएगा। ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों ये। लेकिन अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या ध्यान रखना है, देखो अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपके जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि 6.65 इंटू 10⁴ और 8.95 इंटू 10⁻³ ये दोनों हमने लिए हैं, इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ 10⁴ में है और ये क्या है 10⁻³ में है, तो उनको तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनको या तो 10⁴ में कन्वर्ट करो या दोनों को 10⁻³ में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अगर हम 8.95 को 10⁴ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कहाँ शिफ्ट करने का, पॉजिटिव पावर बढ़ाने के लिए कहाँ बताया था अभी, लेफ्ट में जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.895 इंटू 10⁴। ठीक है, और सिंपल ऐड कर दो इन्हें, और हाँ पावर फिर चेंज नहीं होगी, पावर सेम रहेगी। इसी तरह माइनस करते टाइम भी आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए। अब बच्चों क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं हम, चलिए नेक्स्ट। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या मतलब है कि कोई स्टूडेंट है, उसने कुछ सपोज वॉल्यूम मेजर किया किसी टाइट्रेशन में वॉल्यूम मेजर किया, तो उसका आया एक बार 20.2, चलो ये तो फिर भी एक्यूरेट रहेगा। मास मेजर किया सपोज, ठीक है, तो मास एक बैलेंस से मेजर किया तो उसमें आया सपोज 20.2, और उसी सब्सटेंस का मास जब उसने एनालिटिकल बैलेंस से या डिजिटल बैलेंस से किया तो 20.223 आ गया। ठीक है, तो ये 223 और 0.2 ये लास्ट के जो डिजिट है वो अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कि ये श्योरिटी है कि नहीं है, ये श्योर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, सिंपल, आपका दे भी रखा है यहाँ मीनिंगफुल। ठीक है ना, उससे पहले चलो एक टॉपिक और आ गया आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है बच्चों, देखो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है, उसी के थ्रू समझा देते हैं कि कोई सब्सटेंस है, उसका मास कितना है 2 ग्राम है, 2.00 ग्राम। अब एक स्टूडेंट आया तो उसने क्या किया, उसका मास कितना वे किया, कितना मेजर किया 1.95 ग्राम। वही स्टूडेंट जब दोबारा से उसे मेजर करता है तो उसका कितना आता है 1.93 ग्राम, तो एवरेज कितना हो गया 1.94 ग्राम। अब दूसरा स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, उसी सब्सटेंस का जब फर्स्ट टाइम वे किया तो वो आया उसका 1.94 ग्राम। ठीक है, उसी को दोबारा मेजर करने गया तो उसका आया 2.05 ग्राम, तो एवरेज कितना हो गया 1.995। थर्ड ने क्या किया, फर्स्ट मेजरमेंट में उसका आया 2.01, सेकंड में आया 1.99, तो एवरेज कितना हो गया 2.00। ठीक है, अब बच्चों आपको ये देखना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। फर्स्ट स्टूडेंट ने 2 रीडिंग्स ली, बट दोनों रीडिंग्स में क्या था, वैल्यूज बहुत क्लोज थी। ठीक है ना, तो ये होगा उसका प्रिसीजन, यानी कि क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या है, आपका प्रिसाइज है। ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.0 और एवरेज वैल्यू कितनी आई है 1.94। डेविएशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या है कि जब आपका जो आपने मेजर किया है, जो रिजल्ट आया आपका, वो आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी रिजेंबल कर रही है, कितनी ज्यादा मैच कर रही है। ठीक है, सेकंड ने क्या किया, एक बार मेजर करने गया 1.94, दूसरी बार मेजर करने गया तो क्या आया 2.05, एवरेज कितना आया 1.995। अब देखो बच्चों, पहली बार तो उसका एक्सपेरिमेंट हैंडलिंग उसकी अच्छी नहीं है कि पहली बार में 1.94 कर रहा है, 2.05 कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ना तो यह रिजल्ट आपका प्रिसाइज है और ना ही क्या है एक्यूरेट है। थर्ड क्या कर रहा है 2.01 ला रहा है और 1.99, और एवरेज रिजल्ट क्या है आपका जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत रिजेंबल कर रहा है, तो रिजल्ट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी है। चलो हम दोबारा से आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या था, मीनिंगफुल डिजिट। ठीक है, इससे कुछ रूल्स हैं बच्चों, इजी इजी रूल्स, उनको समझ लो। ये फर्स्ट रूल कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सब की सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, तो 2 इसी के एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, बाकी अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बहुत एग्जांपल्स देंगे जिसमें और भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है रूल है कि नॉन जीरो डिजिट्स जितनी भी हैं वो सब की सब क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। तो 285 में नॉन जीरो कितनी है 3, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बच्चों 3। 0.25 में कितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2,
तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 2। तो पहला पॉइंट समझ में आया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब की सब क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरे पे। दूसरा कह रहा है कि जीरो प्रीसीडिंग्स टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है, यानी कि कोई नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले जो भी जीरो आएंगी वो सब की सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। 0.03, इस 3 से पहले जितनी भी आएंगी क्या होंगी? सब नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर टोटल हो गई? 1 हो गई। 0.0052, इसमें भी 52 से पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई? टोटल 2 ही है बच्चों इसमें। ठीक है, अब पहला रूल क्या था कि भाई नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगी वो सबकी सब क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। दूसरा कह रहा है कि भाई आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले कितनी जीरो लगा दो, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगी। थर्ड ये कह रहा है zeros between 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2.005, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सी? 2 और 5, क्योंकि क्या है ये? नॉन जीरो डिजिट है। वो तो रूल है हमको कि नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। इनके बीच में जो भी जीरो आएगी वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी हमारे पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं। ठीक है ना, 3 रूल समझ में आए? रिपीट करूं, पहला क्या है? सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी जीरो आएंगी वो भी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। अब कोई नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले प्रीसीडिंग में कोई जीरो आ रहा है तो उसे काउंट मत करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगी ना, जो जीरो होंगी, वो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। Zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of a decimal point. डेसिमल पॉइंट के लास्ट में जो जीरो आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे 0.200। ठीक है, इसमें कितनी है? एक तो पॉइंट के बाद 2 आया है, सिग्निफिकेंट है, उसके बाद जो जीरो आई वो भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितनी हो गई? 3। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का कुछ है नहीं। अब क्या है कि 100 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम कैलकुलेट करें, नॉन जीरो क्या है? एक तो हमारा 1 है, इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम टोटल कितने लेंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। अगर कोई आपके पास एग्जैक्ट नंबर है कि भाई 20 प्लांट्स हैं यहाँ तो, या 2 बॉल्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। अभी हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले फटाफट थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना उसे निकाल देते हैं। ठीक है, रूल समझ में आ गए? रिपीट करूं, बहुत ईजी है। आई थिंक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये, और आई थिंक 9th-10th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्या है रूल? पहला कि भाई जितनी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होंगी। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो डाल दो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। पॉइंट का चक्कर है, पॉइंट के बाद जैसे आपका थर्ड था, नॉन जीरो से पहले जो भी आएंगी जीरो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और पॉइंट के बाद का क्या है आपका? 0.200 वाला एग्जाम्पल है तो 3 हो जाएंगी इसमें, पॉइंट के बाद जीरो काउंट होती है आपकी। और लास्ट में अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जैसे कि भाई 20 प्लांट्स हैं, 2 बॉल्स हैं, जैसे इसमें 20 एक्स दे रखे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। चलो अब इनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इनके भी कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि सपोज आप 3 डिजिट ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो 3 डिजिट में जो भी डिजिट जिसके पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो वो कंसीडर करनी है। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, 12.11, 12.11, 18.0, 1.012, इनको ऐड करेंगे तो आया 31.122। अब जिन डिजिट से जिन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करके ये क्वांटिटी बनी है, जो भी ये बना है, तो उसमें सबसे पॉइंट के बाद सबसे कम किस में है? 18.0। कितना है? 1। इसमें भी कितने? 2। इसमें कितने? 3। तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? जिसमें सबसे कम होगा। तो 1 सबसे कम है तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 13.1, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या रूल है? जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो आपका आंसर आएगा तो उसमें
उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जो भी उन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली जो डिजिट्स हैं उसमें सबसे कम वाला काउंट करेंगे। जैसे कि 2.5 इंटू 1.25 को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 में कितनी है 3, 2.5 में कितनी है 2, तो कम किस में है 2, तो आंसर किस के ऊपर डिपेंड करेगा 2 वाले पे, तो आंसर कितना होगा इसका 3.1 ही होगा। ठीक है, इजी है ना बहुत ज़्यादा। अब दूसरा क्या है, राउंडिंग ऑफ पढ़ लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ बहुत इजी है बच्चों, 3 रूल हैं सिंपल। ये बोरिंग लग सकता है जिन बच्चों को ये ऑलरेडी आता है। मैंने बताया कुछ बच्चे ऐसे हैं 9th-10th में उनको याद नहीं है, तो उनका रिवीजन हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी आ जाते हैं, तो आप एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर राइट मोस्ट डिजिट जो आपको हटानी है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका प्रीसीडिंग नंबर 1 से ज्यादा 1 बढ़ जाएगा। 1.386 आपको हटाना क्या है 6, ये 5 से ज्यादा है, तो इससे जो पहले वाला नंबर यानी कि 8 वो 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 1.39। ठीक है बच्चों, अगर ये 5 से कम है तो वो ऐसा सच रहेगा। जैसे कि 4.334, तो हमको हटाना क्या है 4 हटाना है, 4 तो 5 से कम है, तो इसका पहले वाला चेंज नहीं होगा, ऐसा सच रहेगा, तो आंसर रहेगा 4.33। अब वो कह रहा है कि सपोज 5 ही है लास्ट में, तो 5 अगर लास्ट में तो 2 केसेस बनेंगे, उससे पहले वाला नंबर जो है या तो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। ऑड होगा तो 1 बढ़ा देना, इवन है तो ऐसा छोड़ देना। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है 6.35 को राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट में क्या है 5 ही है, तो इससे पहले वाला क्या है 3 जो कि क्या है ऑड नंबर, तो 1 बढ़ के क्या आएगा आंसर आपके पास 6.4। ठीक है, दूसरा क्या है 6.25 है, 5 हटाना है, बट इससे पहले वाला नंबर क्या है प्रीसीडिंग नंबर 2 विच इज इवन, तो ये ऐसा रहेगा 6.2। यहां तक समझ में आया है वो बच्चों, आपको आज आ गया होगा, क्योंकि अभी हम बहुत बहुत ज्यादा बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं और टफ नहीं है ये चीजें बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। देखो इस चैप्टर में बच्चों यूनिटरी मेथड यूज बहुत होगा क्वेश्चंस में, जब हम मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे ना आगे जाके। तो यूनिटरी में क्या होगा, आपको सिंपल कैलकुलेशन है कि जैसे इस आपका एनसीईआरटी एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 इंच दे रखा है आपको, उसमें कितने हैं 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन करेगा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हैं, तो 3 इंच में कितने होंगे, तो सिंपल 2.54 इंटू 3। ठीक है ना, ये यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल है। एक में इतना तो उसमें कितना। ठीक है, सपोज कोई 12 कॉपीज हैं आपकी, वो 100 रुपीज में आ रही हैं, तो एक कॉपी कितने की आएगी 100/12। अब वो कहेगा 5 कॉपीज कितने की आएंगी 100/12 इंटू 5। ठीक है, ये डेली की आपकी जो लाइफ में कैलकुलेशन यूज होती है ना बच्चों, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो उस कैलकुलेशन का है, ये बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड है, और बट आना चाहिए आपको। ये आपके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आई होप आप कर लोगे इन्हें, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है हमारा लॉज है। अब हम मेन केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये कब की बात चल रही है कि केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैप्टर से, आगे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे, फर्दर हम उसको डिवाइड कर देंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। ठीक है ना, अब मान लो स्टार्टिंग है आपका और लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। 1700-1800 की बात कर रही हूँ, 1718 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उनको कुछ एलिमेंट्स ही बताते, उन एलिमेंट्स से वो कुछ रूल्स डिराइव करते थे, कुछ लॉज बनाते थे। तो जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो उस टाइम के लॉ है, बहुत पुराने लॉ हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 5 लॉज है हमारे, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था, लेवोइजियर ने। उनको हम क्या कहते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनका बहुत सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कह रहा है कि कोई 2 रिएक्टेंट है, ये लॉ क्या कहता है कि ए और बी रिएक्ट किए। ठीक है, और क्या बना दिया इन्होंने, सी बना दिया। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, सी बना है। तो ये कह रहा है, ये लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होगा। तो लॉ क्या कहता है हमारा,
मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आपका जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें मास कंजर्व रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखें। सपोज आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो मिलके क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, तो आप इसको हाफ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ मास कितना बच्चों हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो का कितना होगा 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होगा 32, बट ले कितने रखे मॉलिक्यूल्स हाफ, तो फिर वो कितना हो गया 16। ठीक है ना। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 + 16 हम कर सकते हैं। अब 2 + 16 ही यहाँ है, 2 + 16 यहाँ, 18 इक्वल, तो प्रूव हो गया। ठीक है, बट इसके एक्सेप्शंस में जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई हैं, क्योंकि बहुत अब एडवांस हमारी केमिस्ट्री आ गई है, एक्सेप्शंस रहेंगे, बट थोड़ा बेसिक पढ़ लो, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी इस सेशन के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना मुझसे आप सुन लो सिंपल वर्ड्स में, वो ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आपके पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल आपने सपोज टैप वाटर ले लिया H2O, एक आपने रिवर वाटर ले लिया, एक रेन वाटर ले लिया। ठीक है, अब इन रिवर वाटर, रेन वाटर या फिर टैप वाटर, सबके कांस्टेंट रहेंगे सेम ही, H2O है, पानी ही रहेगा, ये नहीं है कि सोर्स लेने से वो चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, ही stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। वाटर को अगर आप किसी भी irrespective of the source of the compound 2:16 है, सिंपल रेशो क्या हो जाएगा 1:8। टैप वाटर वाले का, रिवर वाटर का भी सिंपल क्या रहेगा 1:8, और सिंपल कोई अगर हम किसी और सोर्स से वाटर ले तो वो भी 1:8 लेगा। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में क्या दे रखा है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का दे रखा है। इन्होंने क्या किया था, ये लॉ किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट को नेचुरल सोर्स से ले लिया, नेचुरल सैंपल ले लिया, और सिंथेटिक सैंपल लिया, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड सैंपल लिया, तो दोनों के जो कंपोजिशन था बाय मास वो उसको सेम मिला, तो ये लॉ दे दिया गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि आपके पास, ये डाल्टन ने दिया था, हाँ डाल्टन ने दिया था, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, और यही 2 एलिमेंट्स मिलके दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक, जो इन 2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट फिक्स रहेगा, तो जो दूसरे का रेशो होगा बाय मास वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। इसकी लैंग्वेज पढ़ लो, कह रहा है इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of other one are in the ratio of whole number multiple। एग्जाम्पल क्या लिया आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लिया बच्चों। जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाते हैं H2O, और क्या बनाते हैं H2O2 भी तो बनाते हैं। ठीक है, अब फिक्स मास क्या है हाइड्रोजन का। ठीक है, जो दूसरे वाले से क्या करे, अच्छा इसको बैलेंस कर देते हैं, ये क्या है हाफ, ये बैलेंस हो गई है, H2 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो ठीक है। तो फिक्स मास किसका है हमारा, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है, दूसरा एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, उसका क्या है, इसमें मास 16 है और इसमें कितना है 32, तो ये क्या है एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल है। इजी है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो N2O, NO, N2O3, N2O4 और एक होता है बच्चों N2O5। चलो अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन लिख लेते हैं बाय मास। नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28, ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन कितना है इसमें 1 है 1 है, तो 1 का कितना था 14, ऑक्सीजन भी इतना 1 ही है तो 16, इसमें फिर से 2 नाइट्रोजन है तो 1 का 14, तो 2 का कितना हो गया 28, ऑक्सीजन कितने 3 हैं, 16 में 3 48 हो गया, फिर से 28
64, 28, 16 to 5, 80 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये सब 28, 28, 28 ही है, बट यहाँ कितना है 14, तो हम इसको 28 में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 28, 32। अब बच्चों देखो, नाइट्रोजन का फिक्स है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो फिक्स वाला है उसे छोड़ दो, तो जो दूसरा है जो फिक्स वाले से रिएक्ट कर रहा है वो एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल में होगा। तो 16, 32, 48, 64, 80 एक होल नंबर मल्टीपल में। इजी है। चलो नेक्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लॉ है गay-lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या कह रहा है कि जब गैसेस आपकी कंबाइन करती हैं या किसी रिएक्शन में फॉर्म होती हैं तो दे कंबाइन इन देयर सिंपल वॉल्यूम रेशो, सिंपल रेशो ऑफ द वॉल्यूम। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, मिलके क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे, ये रहा। तो अगर सपोज 100 ml ऑफ आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो वो कितने से रिएक्ट करेगा, 50 से, और कितना बनेगा 100। तो जो आपका ये आपका मॉलिक्यूल जितने रिएक्ट कर रहे हैं वही आपका वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गay-lussac लॉ। नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो जी ने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, उन्होंने कहा कि जो आपके गैसेस हैं एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कुछ कंडीशंस को फिक्स रख दीजिए, आप कांस्टेंट रख दीजिए, तो जो 2 गैसेस हैं और उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। समझ आया एवोगाड्रो लॉ? 5 लॉ समझ में आए। पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहेगा। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि वाटर है या कोई भी कंपाउंड है उसको आप अलग अलग सोर्स से बेशक ले लो बट उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनका रेशो सेम रहेगा बाय मास। तीसरा क्या कहता है हमारा, मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें आपको 2 एलिमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है, 2 एटम मिलके एक कुछ बना रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो वाटर और H2O2 बना रहे थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के एग्जांपल ले लिए, तो ये सब क्या है, होल नंबर मल्टीपल में है, रेशो में है। नेक्स्ट है आपका गay-lussac लॉ, जो क्या है, गैसेस के लिए है, और उसके बाद था एवोगाड्रो लॉ। ये 5 लॉज हैं, सिंपल हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, रेयरली आते हैं, प्रैक्टिस में कराऊंगी क्वेश्चंस की। पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लो, लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगी जो पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों अब इस चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। अब तक आपने इसमें क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग की थी स्टेट्स ऑफ मैटर से। मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं आपकी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेन टॉपिक हमारा क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स था। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के कुछ रूल्स थे, ठीक है बच्चों। आज उन पे थोड़ी सी, अब लास्ट में इस वीडियो के में हम थोड़ी प्रैक्टिस भी कर देंगे। और क्या पढ़ा था हमने, 5 लॉज पढ़े हैं अब तक। अभी इस चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक मास। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि हम इस एटॉमिक मास से ये चैप्टर आपका मेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास के थ्रू ही देन हम फर्दर मोल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर फर्दर लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो सब टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो है, आपके एटम्स का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो एटम का साइज स्मॉल है तो एटॉमिक मास भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो क्या होगा, इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, अब उन सब एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना इजी नहीं था। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस और स्टैंडर्ड एक रखा, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स का मास को मेजर करते हैं या निकालते हैं, ठीक है। अब वो रेफरेंस क्या लिया हमने यहाँ पे, कार्बन 12। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसको हमने एज ए रेफरेंस सेट किया है बच्चों, ठीक है। अब इसकी यूनिट भी दे देते हैं कुछ, जैसे बाकी चीजों की यूनिट होती है, लेंथ की मीटर दे रखी थी हमने, और भी होती है। तो एटॉमिक मास की हमने यूनिट दे दी थी AMU, विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों।
एटॉमिक मास यूनिट, और इसे यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब कार्बन 12 रेफरेंस तो सेट कर दिया, बट एक एएमयू की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे? देखो, कार्बन 12 एटम का मास होता है जो, उसका 1/12 पार्ट होता है 1 AMU। ठीक है बच्चों, तो 1 AMU क्या हो सकता है? इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ बस 1 AMU क्या होता है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया है। अब इस 1 AMU की वैल्यू क्या है? वो होती है बच्चों 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने 1 AMU यूनिट फिक्स कर ली। अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका मास हमने कैसे निकाला है? इसको रेफरेंस सेट करके निकाला है, यानी कि बाकियों का मास क्या होगा? रिलेटिव टू दिस कार्बन 12 एटम होगा, इसीलिए हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक एटम का हम कितना लेते हैं? 16 AMU, यानी कि इट इज 16 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसे बार बार ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? AMU। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया है हमारे पास? 16 AMU। उसी तरह हीलियम का क्या है? 4 AMU। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया है? अब देखो, ये 1 AMU की हमने वैल्यू लिख दी थी ऑलरेडी, ये और किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के। अब ये Na यहाँ नया आया है कुछ बच्चों के लिए। Na होता है कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। यानी कि आप कुछ भी कहेंगे कि आप Na की ये कोई क्वांटिटी है आपकी, कोई भी चीज है, ये Na के बराबर है, यानी कि वो इसमें इतने सारी एंटिटीज हैं, Na एंटिटीज हैं। ठीक है, बाकी मैं मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगी थोड़ी देर बाद तो इसे और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी Na बस इतना समझ लो आप, एवोगैड्रो नंबर है, उसकी वैल्यू ये होती है, और 1 AMU इज ऑल्सो इक्वल टू 1/Na ग्राम। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी आप देखते हो मास AMU में रिप्रेजेंट कर रखा है और कहीं कहीं मास को ग्राम में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डिफरेंस क्या है? देखो, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? एटॉमिक मास 16 AMU। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भाई एक एटम का इतना है, 1 मोल कितना होता है? यानी कि Na, और एक मास के बराबर ऑक्सीजन के एक एटम के मास के बराबर, तो 16 AMU इंटू, अब हमें पता है Na क्या होता है? 1/AMU ग्राम। AMU से AMU कैंसिल, तो दिस इज 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना आया? 16 ग्राम। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस इज 16 ग्राम। 16 AMU इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों? कब हम AMU लिखते हैं और कब हम ग्राम लिखते हैं, इन्हें डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हो। 16 AMU एक एटम का मास, और जब मोलर मास यानी कि मोल आ गए हैं यहाँ पे। अब बच्चों देखो, आपने वेट को या मास को किस में रिप्रेजेंट किया है? ग्राम में। तो आप इसे और क्या बोल सकते हो? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एटॉमिक मास समझ में आया? एक टर्म होती है आपकी एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बच्चों,
कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है कार्बन का आपकी बुक एनसीईआरटी में, ठीक है, कार्बन के एग्जांपल से लेते हैं और हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। रेफरेंस बुक क्या है हमारी, एनसीईआरटी है। तो चलो देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज करके निकालेंगे इन आइसोटोप्स का। तो कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, कार्बन 12, 13 एंड कार्बन 14। अब ये कुछ कुछ परसेंटेज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि ये कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस होती है 98.89, कार्बन 13 की होती है 1.10 एंड कार्बन 14 की होती है 2 × 10⁻⁻10। ठीक है बच्चों। अब इन आइसोटोप्स का अपना कुछ मास होगा। तो कार्बन 12 का होता है 12.00 AMU, इसका होता है 13.003 AMU, कार्बन 14 का होता है 14.003 AMU। अब इनका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, देखो इसे निकालते हैं, समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आइसोटोप इनटू मास ऑफ दैट आइसोटोप। ठीक है, निकालें। कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 98.89 इंटू कार्बन 12 का मास कितना है 12 एटॉमिक मास, प्लस कार्बन 13 की है 1.10 इंटू 13.003 प्लस कार्बन 14 की अबंडेंस कितनी है बच्चों 2 × 10⁻⁻10 और इसकी मास कितना है 14.003। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आया है 12.01 AMU। तो ये कार्बन 12 का क्या है हमारा रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास है कार्बन का, सॉरी जो कैसे निकाला है, रिलेटिव मासेस से निकाला है, रिलेटिव अबंडेंस और उनके आइसोटोप्स के मास से। कभी आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें किसी एलिमेंट के आपको आइसोटोप्स दे रखे हैं, तो उनकी आपको क्या मिलेगी, क्वेश्चन में रिलेटिव अबंडेंस मिलेगी, हर आइसोटोप का मास मिलेगा, जिससे कि आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मास, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं भाई। कोई मॉलिक्यूल बताओ क्या है, सबसे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब ये किस किस, ये बहुत जनरल सा टॉपिक है भाई। वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो अगर हम इनके मास को ऐड कर दे तो हमें किसका मास मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का क्या होता है, सम ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो क्या है H2O। अब H2O जो है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है बच्चों, 2, एक का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये हमारे पास आ गया है 18 AMU। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है हमारे पास 18 AMU। और देखते हैं CO2, कार्बन कितने हैं बच्चों 1, एक कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 2 है और एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 AMU। एक तो एग्जांपल ले लेती हूं ताकि कुछ बच्चों को क्लियर हो जाए जिन्हें नहीं पता है। H2SO4, देखो बच्चों यहाँ सल्फर यूज हुआ है H2SO4 के लिए, तो आपको सल्फर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वो होता है 32। ठीक है, अब निकाल सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स का आपको मास याद करना पड़ेगा, थोड़ी देर में मैं बता दूंगी कुछ एलिमेंट्स के मासेस, और आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 × 1, सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है 4 × 16, तो ये आपके पास आ गया है टोटल 98 AMU। ठीक है, एग्जाम्पल लो फर्दर, C2H5OH, ये क्या है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन कितने बच्चों 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 प्लस
टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 5 + 1 6, 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 है तो 16। तो ये आ गया आपके पास 24 + 6 + 16 यानी कि 46 AMU। क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ग्लूकोज का एग्जांपल बच्चों। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो इसका मास कैसे निकालेंगे 6 × मास ऑफ 1 कार्बन एटम विच इज 12 + 12 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है और 6 × 16। 6 ऑक्सीजन एटम है और टोटल कितना एक ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है 16। तो ये आ गया आपके पास, चलो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, ये आ गया आपके पास 180 AMU। क्लियर है? एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल और ले लेते हुए CH3COCH3, दिस इज एसीटोन। एसीटोन में कितने कार्बन हैं, टोटल कार्बन गिन लो बच्चों कितने 3 × एक कार्बन एटम का कितना होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन एटम हैं 6, तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 1, 58 AMU। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि AMU है और ग्राम है। ठीक है, AMU और ग्राम। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल से मैं समझा देती हूं कि कब आप 18 AMU यूज करोगे और कब आपको 18 ग्राम यूज करना है। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU। 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 ग्राम। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास होता है कैसे निकाला, 1 मोल में कितने होते हैं Na एटम्स, तो Na वाटर मॉलिक्यूल इंटू एक का कितना 18 AMU दिस इज 1/Na, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम। अब यहां क्या किया है हमने, वेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ग्राम की फॉर्म में, और किसका मास है ये मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल मैं ले रही हूं कॉपर सल्फेट का, CuSO4.5H2O। इसका मास कैलकुलेट करके देखो बच्चों आप लोग। ठीक है, निकालू मैं। देखो बच्चों कॉपर कितने हैं, यहाँ पे एक एटम है कॉपर का, और एक का कितना होता है 63.5 AMU। सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 4 × 16 प्लस। अब बच्चों यहाँ जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये डॉट दिखा रहा है कि इस कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल बाउंड है। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो इसमें ऐड ही करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। प्लस 5 × कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 18। वाटर मॉलिक्यूल एक का कितना है मास 18 और कितने मॉलिक्यूल है 5, तो ये आ जाएगा आपको 249.5 AMU। और 1 मोल कॉपर सल्फेट का वे पूछें CuSO4.5H2O का मास कितना है, तो आप लिखोगे 249.5 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? चलो आपसे पूछा है कि एक कॉपर जो एटम है उसका मास ग्राम में रिप्रेजेंट करो, तो देखो कैसे करोगे। एक कॉपर एटम है आपके पास, एलिमेंट क्या है कॉपर है, कॉपर का कितना होता है 63.5 AMU। बच्चों ये एटम बोल रहा है, मोल्स नहीं बोल रहा है, मोलर मास नहीं पूछ रहा है, सिंपल एटॉमिक मास पूछ रहा है, वो भी ग्राम में। तो उसका कितना होता है 63.5 AMU। अब AMU हमें मालूम है किसके बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलो अब हम कुछ फॉर्मूला मास भी होता है। देखो आपके पास किसी कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि NaCl है। ठीक है, NaCl में
क्या है, सोडियम और क्लोरीन है आपका। सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल आ जाएगा आपका 58.5 AMU। दिस इज द फॉर्मूला मास। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला दे रखा है उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके मास के सम के बराबर हो जाएगा, और आपको नंबर देख लेना है कितना है। जैसे अभी NaCl का एग्जांपल आपको दे रखा था। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो, ये बुक रेफरेंस बुक आपकी क्या है, NCERT है, तो मैं उसमें बता देती हूँ ये आपको कहाँ है। देखो, एटॉमिक मास रेफरेंस लिया हमने कार्बन 12 और 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास किसके केस में यूज करते हैं हम, आइसोटोप्स की फॉर्म में। अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिलेटिव अबंडेंस इनटू उस पर्टिकुलर आइसोटोप का एटॉमिक मास, उनका समेशन के बराबर आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, एटम से। तो पर्टिकुलर एलिमेंट का उस एटम का मास को ऐड कर दो, जो जो उसमें एटम्स हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे यहाँ मीथेन का एग्जाम्पल दे रखा है। मीथेन क्या है, CH4। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो आपके पास आ जाएगा टोटल 16 AMU या यूनिफाइड मास। फॉर्मूला मास में आपको NaCl का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या है हमारे पास, आपको यहां तक मास समझ में आया। तो इस फर्स्ट सेशन को मैं समराइज कर रही हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। बच्चों, आपको 5 लॉज समझ में आ गए। 5 लॉज क्या थे, उन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के एंड में, तब मैं करा दूंगी। मेन क्या था आपका, सिग्निफिकेंट फिगर्स था जो अब तक आपने पढ़ा है, और क्या है आपका एटॉमिक मास है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स याद हो गए आपको। रूल क्या था पहला, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब की सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो आपके पास डिजिट हैं, उनके बीच में सपोज कोई जीरो आ गई है तो उसे भी आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंट मान लोगे। ठीक है, अब अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई जीरो आ रही है तो वो इनसिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, और अगर लास्ट में कोई जीरो आ रही है और वो पॉइंट के बाद है तब वो सिग्निफिकेंट होती है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, आपके पास आया सपोज 100.211, ये डिजिट है 100.211। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो बच्चों, नॉन जीरो 1 2 1 1 ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब 1 और 2 सिग्निफिकेंट है, इनके बीच में क्या आ गई है, ये 2 जीरो आ गई हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई हैं बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं। ठीक है, समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, 0.201, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एग्जांपल लो, 400.1, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 0.00791, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 3 नॉन जीरो हैं, 791, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। इन सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी जीरोज हैं, प्रीसीडिंग जीरोज हैं, चाहे वो पॉइंट के बाद आए या पहले आए, वो सब की सब क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी। तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, 1.280। ठीक है, इसे लेते हैं बच्चों, स्टार्टिंग है आपकी 1 से, सिग्निफिकेंट डिजिट है, 28 भी सिग्निफिकेंट है। एक रूल था आपका कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आए और अगर वो लास्ट में आए तो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो ये वाली भी क्या हो गई है, सिग्निफिकेंट, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है। और सेकंड रूल क्या था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो आती है तो वो भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो
टोटल बच्चों कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। एक रूल था बच्चों, 10 की पावर जो भी आती है, 10⁻², 23, 6, ये सब की सब नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होती हैं, इन्हें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप एक रिजल्ट लिखते हैं हम, चलो 1002 1, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट है। अब मानो मैंने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया, 1.00 इंटू 10⁻5 लिख दिया। 1 2 3 4 सॉरी 4 है, ठीक है। मान लो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों? देखो ये तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि 10 की पावर में आ रहा है। अब देखो 1 सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद अगर 0 लास्ट में आए तो क्या होगी? सिग्निफिकेंट। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच की भी 0 क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट। तो टोटल होंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, एक बताओ, आपके पास एवोगैड्रो नंबर है ये Na, उसमें क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कैलकुलेट करके देखो चलो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 6.023 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है कि ये 6.023 इंटू 10⁻23 ही है। तो अगर फिक्स वैल्यू है, लास्ट रूल याद है आपको, तो कितनी होती है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास 20 बॉल्स हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं। समझ में आया है? इजी है, ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसीजन में समझ में आया, मास समझ में आया है। मास क्या होता है? एएमयू। ग्राम कब एएमयू यूज करेंगे? जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। और ग्राम कब यूज करते हैं? जब हम मोल की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला मास, उस फॉर्मूले के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को ऐड कर दो तो आपको फॉर्मूला मास मिल जाता है, ठीक है। इस फर्स्ट सेशन को मैं यहीं कंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट और परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो मोल कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आपको सेकंड सेशन में, सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके देन